चलिए लास्ट टर्न पे अपन ने जो पढ़ा था उसके बाद का आज टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार फिर से जो अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने देखा था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कक्ष के नुमा संरचनाएं होती है, उसे क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। टेस्टिकुलर रोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है एक टेस्टिस के अंदर? 250 से 300। और टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में कुछ नलिका समान संरचनाएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने टाइप्स की सेल होती हैं? 2 टाइप्स की। पहली कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कौन सी होती है? सटोरी कोशिकाएं। ठीक है ना। और जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? स्पर्मेटोगोनिया से होता है। लेकिन कौन सी नलिका में होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो भी स्पर्म बनेंगे, जो भी शुक्राणु बनेंगे, प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल से एक एक नलिका निकलेगी जिसका नाम क्या होगा? प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल से एक एक नलिका ही निकलेगी जिसका नाम क्या होगा? ट्यूबली रेक्टी। इसकी संख्या कितनी होगी एक टेस्टिस के अंदर? 250 से 300। और ये जितनी भी टेस्टिकुलर रोब्यूल से आपस में घूट करके एक संरचना, एक जटिल संरचना का फॉर्मेशन कर देगी, जहां तक स्पर्म लेकर जाएगी उस संरचना का नाम क्या होगा? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी जो संख्या में कितनी हो सकती है? हजारों की संख्या में हो सकती हैं। उन पतली पतली नलिकाओं को क्या कहा जाएगा? वास एफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वास एफरेंशिया। ये हजारों की संख्या में वास एफरेंशिया आपस में कुंडलित हो जाएगी और कुंडलित होकर के एक अति कुंडलित संरचना का फॉर्मेशन करेगी जिसे अपन क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे और क्या प्राप्त करेंगे? एनर्जी प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद स्पर्म एक बड़ी सी नलिका में चले जाएंगे। उस नलिका का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस का अंतिम हिस्सा कैसा होगा? फूला हुआ होगा, बड़ा होगा। और उस फूले हुए हिस्से को क्या बोला जाता है? एम्पुला। एम्पुला से स्पर्म कहाँ चले जाते थे? एजुकेटेड डक्ट में। एजुकेटेड डक्ट से आगे कितनी ग्रंथियों में जाते थे? 3 में पहली कौन सी थी? सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। दूसरी कौन सी थी? प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी कौन सी थी? काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या था? बर्बो यूरिथर ग्रंथि। शुक्राशय के अंदर सबसे पहले शुक्राशय के अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी का सूचक था जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्रक्टोज इसके अंदर मिलता है। टोटल सीमन का कितना प्रतिशत भाग शुक्राशय में फॉर्म्ड होता है? 60% भाग इसमें बनता है। ठीक है। इसमें क्या क्या बनते हैं? और भी कैल्शियम और कुछ एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने दूसरा देखा था, दूसरी ग्रंथि के पास पहुंचे। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या था? प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या मिलते हैं? आयंस। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला कौन सा था? कैल्शियम। दूसरा फॉस्फेट। इसके बाद क्या आएगी उसमें से? कलर जो होगा वो भी यही प्रदान करेगा और स्मेल भी यही प्रदान करेगा। सीमन के कितने प्रतिशत भाग का फॉर्मेशन करेगा? 25 से 30% भाग का। और लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे? काउपर ग्रंथि के पास। और काउपर ग्रंथि के पास पहुंचने के बाद काउपर ग्रंथि से क्या मिलेंगे इसके अंदर? श्लेष्मा, जो क्या करेगा? सीमन को चिकना बनाएगा। अब बताना, तुम्हें संख्या बतानी है। मानव में शुक्राशय जो होता है वो संख्या में कितना होता है? 1 की 2? 2 होते हैं, 1 जोड़ी होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है? 1 होती है। और काउपर ग्रंथि कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। ठीक है ना। शुक्राशय 1 जोड़ी होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि 1 होती है और काउपर ग्रंथि कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। समझ गए बात यहाँ तक? और ये बात अपन ने लास्ट टर्न पे क्या कर दी थी? कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल्स की। जो अपने नर के अंदर या मेल के अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन का जो सिक्रेशन होते हैं, इन हार्मोन का पूरा कंट्रोल जो किया जाता है तुम्हारे ब्रेन के एक भाग के द्वारा किया जाता है। और उस ब्रेन के एक भाग का नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड का मास्टर भी किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिस हार्मोन का नाम क्या होता है? GnRH। GnRH का पूरा नाम क्या है समझना है यहाँ पे? गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन। अब समझना इसका मतलब क्या होता है। ये गोनेडोट्रोपिन किसे बोला जाता है? गोनेडोट्रोपिन जो वर्ड किया जाता है, यूज किया जाता है, वो दो हार्मोन्स के लिए किया जाता है। जब LH और FHS दो हार्मोन है, एक कौन सा LH और दूसरा FHS, इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो तुम्हारे हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिन के रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। यानी ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आई बात मेरी? और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। क्या करने? काम करने की मजे करने? सब तुम्हारे जैसे फोकट नहीं होते, कुछ लोग काम भी करते हैं और ये क्या करेगा? कुछ काम करेगा। ठीक है, समझ गए? अब क्या काम करेगा ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसीलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास गया? पीयूष ग्रंथि के पास। और कितने हार्मोन रिलीज किए? दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। पहला कौन सा है? LH और दूसरा कौन सा है? FHS। LH का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसी LH का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? ICHS। क्या होता है ICHS का? तुम्हें पता है? अंतराली कोशिका। क्या नाम होता है इसका? अंतराली कोशिका के ऊपर कौन काम करता है? LH की FHS काम करता है? LH काम करता है। इसीलिए ICHS का पूरा नाम यही है, अंतराली। I मतलब इंटरस्टिशियल, सेल, C का मतलब स्टिमुलेटिंग यानी प्रेरित करने वाला हार्मोन। यानी अंतराली कोशिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? LH होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ICHS। समझ गए बात मेरी? और दूसरा हार्मोन कौन सा है? FHS। FHS का पूरा नाम क्या होता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुटिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? FHS हार्मोन। अब देखना यहाँ पर LH हार्मोन कहाँ पहुंचा? रीडिंग कोशिकाओं में। रीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती थी? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स के अंदर। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते थे उसके अंदर पाई जाती थी कि बाहर पाई जाती? बाहर पाई जाती थी। और ये LH जाएगा सीधा का सीधा वहीं पर और इस रीडिंग कोशिका के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा, अटैक करेगा, जिससे एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसका नाम कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ गए बात मेरी? समझ गए यहां तक बात किसी को? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। अब मान लो गलती से तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ये सीधा ब्लड, हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारी बॉडी में? ब्लड के अंदर। तो ब्लड से घूमता फिरता कहाँ पहुंचेगा? वापस तुम्हारे ब्रेन के पास। और ब्रेन के भी कौन से भाग के पास? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस से GnRH के स्थावन को क्या कर देगा? रोक देगा। और रोक देगा तो क्या LH का सिक्रेशन होगा बाद में? नहीं होगा। तो क्या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा क्या? तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखते हैं इसका क्या कहानी चलती है, सटोरी कोशिकाओं की क्या कहानी चलती है। पीयूष ग्रंथि से LH के साथ एक और हार्मोन रिलीज हो रहा था जिसका नाम क्या है? FHS हार्मोन। FHS हार्मोन किसके पास पहुंच गया? सटोरी कोशिका के पास। सटोरी कोशिका का दूसरा नाम क्या है? नर्स कोशिका। और नर्स कोशिका कितने काम करती है? दो काम। पहला क्या करती है? ABP। ABP का पूरा नाम क्या होता है? एंटी बाइंडिंग प्रोटीन। और दूसरा क्या काम करती है? शुक्राणु जनन का, यानी शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करेगी और क्या करेगी? एंटी बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगी। और जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटी बाइंडिंग प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, ये ब्लड के साथ कहाँ पहुंच जाएगा? तुम्हारे हाइपोथैलेमस के पास। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस से GnRH के साउंड को क्या कर देगा? रोक देगा, जिससे ये हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? रुकने, सिक्रेशन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ गए बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब तुम्हें ही बताना है एक बार फिर से, ठीक है? सबसे पहले जितनी भी हार्मोनल कंट्रोल होगी मेल के अंदर, उसका रेगुलेशन कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा होगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? GnRH का पूरा नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या नाम है? तीन वर्ड्स का है। पहला कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन, दूसरा रिलीजिंग और तीसरा हार्मोन्स।
ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन रिलीज करेगी? दो। पहला कौन सा होगा? LH, दूसरा FHS। LH का दूसरा नाम क्या है? ICSS। LH का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ICSS का पूरा नाम क्या है? अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। समझ गए बात? और FHS का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में बोलूं तो पुटिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है। LH किसके पास जाएगा? रीडिंग कोशिका की सटोरी कोशिका? रीडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या है? अंतराली कोशिका। और जैसे ही LH गया तुम्हारी रीडिंग कोशिका के पास, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। और FHS कौन सी कोशिका के पास पहुंच गया? सटोरी कोशिका का दूसरा नाम क्या है? नर्स कोशिका। और जैसे ही ये इससे कनेक्ट हो गया, कितने काम होंगे तुम्हारे से? दो में पहला काम कौन सा है? ABP का पूरा नाम क्या है? एंटी बाइंडिंग प्रोटीन। एंटी बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पहुंचेगा? हाइपोथैलेमस क्रिया को रोकने के लिए। इसके अलावा दूसरा काम कौन सा होगा? शुक्राणु जनन। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलते हैं इसके बाद की बात करते हैं। ये अपना हार्मोन नियंत्रण हो गया। अब बात करते हैं मेल के अंदर जो सीशन होता है उसी की संरचना की बात करते हैं। सीशन की संरचना आखिरकार कैसी होती है, मेल के पेनिस की स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलती है, उसी की बात करते हैं। ये मेल की स्ट्रक्चर है पेनिस की पूरी की पूरी। इसी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अपन समझते हैं। मेल के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के ये मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी मसल्स होती है? दो टाइप्स की। पहली कौन सी होती है? कॉर्पस कैवनोसा। दूसरी कौन सी होती है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में तुम्हें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जो पहली कॉर्पस कैवनोसा है, क्या वो पूरे सीशन में है क्या? नहीं। जो आगे वाला मोटा भाग होता है जिसे ग्लैंड पेनिस कहा जाता है, ये इतना भाग जो हल्का सा मोटा होता है जिसे ग्लैंड पेनिस कहा जाता है, इस ग्लैंड पेनिस में जो पहली वाली कॉर्पस कैवनोसा होती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन दूसरे की बात करें अपन, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसको देखना यहां से लेकर के पूरे पेनिस में फैली हुई होती है। तो पहला मेजर डिफरेंस समझे क्या? कॉर्पस कैवनोसा क्या पूरे पेनिस में फैली हुई होती है क्या? नहीं। लेकिन दूसरी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पूरे पेनिस में फैली हुई होती है कि नहीं होती है? होती है। समझ गए बात मेरी? अब दूसरा डिफरेंस समझना। ये जो पेनिस के ऊपर एक छोटा सा रंध्र होता है जिसके द्वारा मूत्र तथा सीमन बॉडी से या पेनिस से बाहर निकलते हैं, इस छोटे से छिद्र को या जो मूत्र को बाहर ले जाता है, इसको क्या बोला जाता है? पेनाटाइल मिएटस, या तुम यूरेटर भी कह सकते हो, एक ही बात है। यूरिथ्रा भी कह सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो यूरिथ्रा है वो कहां पर पाया जाता है? कॉर्पस कैवनोसा में या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। समझ गए बात यहां तक? तो इतना याद रखना है। पहला कितनी होगी मसल्स? दो होगी। पहली कौन सी होगी? कॉर्पस कैवनोसा। दूसरी कौन सी होगी? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन सी पूरी की पूरी पेनिस में फैली हुई होगी? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यूरिथ्रा किस में पाया जाएगा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। समझ गए बात यहां तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब दूसरी बात करते हैं। यहां पर एक अतिरिक्त मसल पाई जाती है जो इसको पूरी तरह, पेनिस को पूरी तरह बांधे रखती है। उस मसल्स का नाम क्या होता है? कूरा मसल्स, कूरा पेशी। अब ये कूरा पेशी क्या करती है? ये जो दोनों मैंने बताई, कॉर्पस कैवनोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दोनों इसी के भाग होते हैं। अब ये जो कूरा मसल्स होती हैं, ये पेनिस के इरेक्शन में, पेनिस के उद्घर्षण में या पेनिस की साइज को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे मुख्य भूमिका निभाते हैं समझना। लैंगिक उत्तेजना के समय जो पेनिस की साइज होती है या जो सीशन की साइज होती है वो बढ़कर के 2 से 3 गुना तक क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। अब ये पेनिस की साइज 2 से 3 गुना बड़ी हो जाती है। इसकी साइज बड़ी कौन करवाता है? वैसे देखना, जब किसी भी मसल्स की साइज बड़ी करवानी हो तो उसके लिए उसमें संकुचन होता है। जैसे देखना अपने हाथ है, ये मुट्ठी बंद कर रखी है, तो अब मुट्ठी की साइज क्या हो गई?
छोटी। अब जब मैं इसे पूरी की पूरी ऐसे करूंगा तो ये अंगुलियों की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें देखना तुम ऐसे अंगुलियों को करते हो, तुम्हारी अंगुलियों में संकुचित अवस्था होती है, एकदम से ऐसे लगता है कि अभी टूट जाएगी अंगुलियां, ठीक है ना, संकुचित अवस्था में हो जाती है। जब इसे अपन रिलैक्स करते हैं, शिथिलन करते हैं, तो ये साइज में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम होता है, जब पेनिस की जो इरेक्शन होती है, इसकी साइज बढ़ती है, तब क्या होना चाहिए, संकुचन होना चाहिए कि शिथिलन होना चाहिए, संकुचन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम होता है, क्या होता है, शिथिलन। फिर इसकी साइज क्यों बढ़ती है समझना। कभी बलून देखा हुआ है, बलून को ऐसे रखा हुआ है अपने, फुलाया नहीं है, फुलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, संकुचन होगा। अब मैंने उसको ऐसे ही रखा है, लेकिन उसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो उसकी साइज क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो तुम्हारी कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये जो पाइप नुमा संरचना है, जो मसल्स हैं, इन मसल्स के अंदर क्या होता है, आकर पूरा ब्लड भर जाता है, और ब्लड भर जाएगा पूरा का पूरा, इसमें ब्लड जमा हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा इधर आ जाएगा, तो ये साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इसकी साइज लंबी भी हो जाएगी, और इसकी साइज लगभग 2 से 3 गुना तक लंबी हो जाती है। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, पेनिस का इरेक्शन। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पेनिस इरेक्शन। समझ गए। और इसके लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल होती है, क्यूरा मसल्स। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ गए क्या, किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं अपन, जैसे मैंने एक नाम लिखा है प्रियोपिस, ठीक है। अब देखना ये प्रियोपिस क्या होता है। नर के शीशन के ऊपर एक त्वचानुमी आवरण होता है ऊपर की तरफ, जिसे प्रियोपिस कहा जाता है। इस प्रियोपिस को बहुत सारे जो जाति वाले होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, वो इस संरचना को काट देते हैं, स्किन को, ये वाली एक्स्ट्रा जो स्किन है इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और इसको कट करना सर्कमसेशन कहलाता है। क्या कहते हैं, सर्कमसेशन। ये सर्कमसेशन क्या होता है, नर के ग्रांड पेनिस पर पाई जाने वाली स्किन को रिमूव करने की क्रिया सर्कमसेशन कहलाते हैं। बहुत सारे धर्मों के अंदर इसे किया भी जाता है, ठीक है ना। जैसे मुस्लिम लोग होते हैं वो इस प्रियोपिस को काट देते, हटा देते हैं धार्मिक तौर पे, ठीक है ना, उनके धर्म में ये होता है। लेकिन अपने साइंटिफिक रीजन में बोले तो प्रियोपिस को हटाने से बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है, जो भी इस प्रियोपिस को हटा देता है, इस स्किन को हटा देते हैं, जिसे सर्कमसेशन कहते हैं, अपन इस स्किन को हटा दिया जाए तो यहाँ पर जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वो गंदगी कभी कभी इकट्ठी नहीं होगी, और कभी इकट्ठी नहीं होगी तो लैंगिक रोग जो होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं, उनके होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एसटीडी रोगों से सुरक्षा करता है। ये प्रक्रिया सर्कमसेशन करना एसटीडी रोगों से सुरक्षा भी करता है। समझ गए बात मेरी। तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं पूछेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेनिस इरेक्शन क्या होता है। समझ गए बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बाकी कोई नहीं पूछेगा, ना तो कॉर्पस कैवर्नोसा का पूछेंगे, ना कॉर्पस स्पंजियोसम का पूछेंगे, ना सर्कमसेशन का पूछेंगे तो एक ही पूछेंगे, पेनिस इरेक्शन से क्या तात्पर्य। तो पेनिस इरेक्शन से तात्पर्य होता है पेनिस की साइज का 2 से 3 गुना बढ़ जाना, और ये क्रिया मसल्स के शिथिलंस के कारण होती है। और मसल्स कौन सी होती है, क्यूरा मसल्स, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। अब बात करते हैं सीमन की। अब जो मेल की बॉडी से निकलने वाला जो सीमन होता है, ये 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एक इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, दूसरा क्या होता है, एसेंशियली ग्लैंड फ्लूइड होता है, यानी आवश्यक ग्रंथियां थी जो भी अपने, या सहायक ग्रंथियां थी, जिसमें कितनी ग्रंथियां थी अपने पास, 3। पहली कौन सी थी, शुक्राशय, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी काउपर ग्रंथि। इनसे जितना भी फ्लूइड होगा और जो स्पर्म है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, सीमन का। और इस सीमन का वॉल्यूम कितना होता है, इसकी आयतन कितना होता है, जैसे 2 पानी की बूंदों के जितना, 2 या 3 पानी की बूंदें होती हैं, एक पानी की बूंद मान लो 1 ml है, तो 3 से 4 पानी की बूंदें जो होती हैं, इतना वॉल्यूम होता है, इतना एक बार में सीमन मेल अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 3 से 4 ml होता है। इसके पीएच की बात करें तो ये हल्का सा कैसा होता है,
क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच कितना है 7.3। ठीक है, समझ गए बात मेरी। अब बात करते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट की। एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मली कितने स्पर्म होने चाहिए? तो एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मली 20 से 120 मिलियन स्पर्म पर ml के अंदर होने चाहिए। इससे कम या ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम है तो मान के चलो वो व्यक्ति कभी भी बच्चे पैदा करने के सामान्य नहीं होगा। ठीक है ना, वो इससे कम अगर स्पर्म काउंट किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो उसमें बंध्यता मतलब ये स्पर्म कभी भी फर्टिलाइज होने के लायक नहीं होंगे, उसमें कभी निषेचन होगा ही नहीं, और निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, युग्मनज नहीं होगा तो भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होगा, और भ्रूण नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो 1 ml के अंदर, 1 ml की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सीमन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सीमन की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? कम से कम 100 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कम से कम ये होने चाहिए 300 मिलियन। समझ गए? अगर किसी व्यक्ति के पास 300 मिलियन से कम स्पर्म है उसकी बॉडी के अंदर तो मान के चलो वो कभी भी बच्चे पैदा करने के लिए सामान्य अवस्था में कभी नहीं हो सकता। ओलिगोस्पर्मिया किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के अंदर 20 मिलियन से पर ml, यही मैंने अभी बताया, बच्चे पैदा करने के लायक नहीं होता, तो पर ml के अंदर 20 मिलियन से कम स्पर्म का पाया जाना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। कभी कभी बहुत सारे दंपति होते हैं जिसमें बच्चा पैदा नहीं होता है, शादी हुए 4-5 साल हो गए, उसका एक रीजन होता है मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया का होना। समझ गए? अगर किसी मेल में ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन है, यानी 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म है, तो वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। दूसरा होता है एंजियोस्पर्मिया। कुछ व्यक्तियों के अंदर या नर के अंदर एक दिक्कत होती है एंजियोस्पर्मिया, उसमें सीमन तो निकलता है लेकिन सीमन के अंदर क्या नहीं होते हैं? स्पर्म नहीं होते हैं, केवल एसेंसी ग्लैंड फ्लूइड होता है, लेकिन उसमें स्पर्म होते ही नहीं है। और अगर स्पर्म नहीं होंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन कभी हो पाएगा? क्या नहीं है पॉसिबल। तो एंजियोस्पर्मिया वाला भी कैसा होगा? बंधीय होगा। इसके अलावा क्या होता है? एस्थेनोस्पर्मिया। ये क्या होता है? लेस मोटिविटी। मोटिविटी क्या होती है? गमन, गति। अगर स्पर्म के पास गति है ही नहीं, भागने की स्पीड ही नहीं है, और भागने की स्पीड नहीं है उसके पास, तो वो कभी ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या कभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो एस्थेनोस्पर्मिया वाला भी कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसमें भी क्या दिक्कत होगी? बंध्यता की दिक्कत होगी। एक होता है टेट्रोस्पर्मिया। मान लो तुम्हारा शेप ऐसा है, समझ हो नहीं? अब तुम्हारा शेप होना चाहिए ऐसा, अब तुम ऐसे हो तो क्या जितना फास्ट भागना बोलो मैं उतना भाग पाओगे? क्या तो कुछ शुक्राणु होते हैं उनका शेप क्या हो जाता है? सामान्य या नॉर्मल नहीं होता है, और नॉर्मल नहीं होगा तो क्या उसमें गमन उतना फास्टली हो पाएगा? क्या तो सामान्य आकार नहीं होने पर भी वो कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेट्रोस्पर्मिया। 4 डेफिनेशन बोलिए: ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया और टेट्रोस्पर्मिया। समझ गए? ओलिगोस्पर्मिया किसे कहेंगे? जिसमें पर ml में कितने मिलियन से कम है शुक्राणु? 20 मिलियन से कम है। और एंजियोस्पर्मिया किसे कहेंगे? जिसमें शुक्राणु है ही नहीं। और एस्थेनोस्पर्मिया किसे कहेंगे? जिसमें शुक्राणु की गति क्या हो? कम हो। और टेट्रोस्पर्मिया किसे कहेंगे? जिसका निश्चित आकार नहीं हो। समझ गए? किसका निश्चित आकार नहीं हो? शुक्राणुओं का। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, अभी तुम्हें ही बताना है, वापस पूरा का पूरा पूछूंगा। इसमें से किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोल देना पहले। क्या? कुरा पेशी, ये भी कुरा पेशी के ही पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों नाल भी इसी का पार्ट्स हैं, और यहाँ पे एक और मसल मैंने बना दी पूरी की पूरी जो इसको जकड़े हुए रखती है। समझ गए? तो पूरा जो पेनिस होता है कुरा मसल से ही बना होता है। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो बताना, नर पेनिस में कितनी नाल पाई जाती है? कितनी कैनाल पाई जाती है? 2 पहली कौन सी है? कौन सी है? कॉर्पस कैवनोसा। क्या नाम है? कॉर्पस कैवनोसा। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? किसमें पाई जाती है? मेल में के फीमेल में? मेल में भी कौन से ऑर्गन में पाई जाती है?
पेनिस वाले भाग में क्या नाम था? कॉर्पस कैवनोसा। क्या नाम था? दूसरी कैनाल का नाम क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या नाम है? पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? पहली कौन सी थी? कॉर्पस कैवनोसा और दूसरी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसमें से एक कैनाल ऐसी थी जो पूरे के पूरे पेनिस में फैली हुई थी, जिसका नाम क्या था? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इन दोनों कैनालों में से एक कैनाल के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट था, वो कौन सी थी? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझ गए बात यहाँ पर? इसके बाद अपन ने बात की थी नर इलेक्शन में कौन सी मसल्स भाग रहती है? कुरा पेशी। और कुरा पेशी में क्या होता है? संकुचन होता है कि शिथिलन होता है? शिथिलन होता है। पेनिस की साइज क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? बढ़ करके कितने गुना बढ़ सकती है? 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा पेनिस के जो सबसे आगे वाला भाग होता है जिसे ग्लैंड पेनिस कहा जाता है, ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक स्किन के समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? प्रूपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूपिस को हटाना कौन सी क्रिया कहलाती है? सर्कमसेशन। क्या कहते हैं? सर्कमसेशन। और सर्कमसेशन करवाने से क्या बेनिफिट है? एसटीडी रोग होने की संभावना क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। समझ गए बात यहाँ तक? इसके बाद अपन ने बात की किसकी? बात की सीमन की। सीमन कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है? 2 में पहला कौन है? स्पर्म और दूसरा एसेंशियली ग्लैंड फ्लूइड। ठीक है ना। स्पर्म की बात करें अपन तो स्पर्म जो होते हैं सीमन के अंदर, जो सीमन है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इसका आयतन कितना होना चाहिए? 3 से 4 ml। ठीक है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.3। यानी अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय। बहुत ज्यादा है कि हल्का है? हल्का सा है। इसके बाद अपन ने बात की स्पर्म की कि सीमन के अंदर कितने स्पर्म होने चाहिए, तो इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 से 120 मिलियन पर ml। ठीक है ना। सीमन के अंदर नहीं है, पर ml के अंदर है, क्योंकि सीमन 3 से 4 ml होता है। समझ गए बात मेरी? इसके बाद मैंने कितनी कंडीशन बताई जिससे वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता? 4 में पहली कौन सी थी? ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम। कितने से कम? 20 मिलियन से। इसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी बताई थी? एंजियोस्पर्मिया। इसमें क्या होगा? स्पर्म होंगे ही नहीं। किसके अंदर नहीं होंगे? सीमन के अंदर। तीसरी कौन सी बताई थी? एस्थेनोस्पर्मिया। क्या बताई थी? इसमें क्या होगा? शुक्राणु में गति नहीं पाई जाएगी। और चौथी कौन सी बताई थी मैंने? टेट्रोस्पर्मिया, जिसमें क्या होगा? शुक्राणु का शेप नॉर्मल शेप नहीं होगा, अननॉर्मल शेप होगा या एबनॉर्मल शेप होगा। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं अपना यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फिनिश होता है, खत्म होता है। अब बात दूसरी करते हैं, किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन? प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग में कितने अंग पढ़ने हैं अपन को? 1, जिसका नाम क्या होगा? अंडाशय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवेरी। दूसरी बात किसकी करेंगे? सहायक नलिकाओं की, जिसे एसेंशियरी डक्ट कहा जाता है। और एसेंशियरी डक्ट कितनी है अपने पास? 4 में पहली कौन सी है? अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। दूसरी कौन सी है? गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटेरस। और तीसरी कौन सी है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। और चौथी कौन सी है? योनि या वेजाइना। तो सहायक नलिका कितनी अपने पास? 4। पहली कौन सी है? इंग्लिश नाम? दूसरी कौन सी है? गर्भाशय का इंग्लिश नाम? और तीसरी कौन सी है? गर्भाशय ग्रीवा का इंग्लिश नाम? सर्विक्स। और चौथी कौन सी है? योनि का इंग्लिश नाम? वेजाइना। तो ये थी सहायक ग्रंथ नलिकाएं या सहायक डक्ट। अब बात करते हैं बाह्य जनेंद्रिया। किसकी बात करते हैं? बाह्य जनेंद्रिया, जिसे एक्सटर्नल जेनाइटल कहा जाता है। और एक्सटर्नल जेनाइटल में अंदर अपन को बहुत सारी चीजों की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल कितने नाम लिखे हैं? 4 में पहला कौन सा है? लघु बगोश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? दूसरा कौन सा है?
वृद्ध बगोष्ठ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेबिया मेजोरा। तीसरा कौन सा है? बग शेप, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइटोलिस। क्या बोलते हैं? और चौथा कौन सा है? योनि छद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइमन। तो कम से कम तुम्हें सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कम से कम ये नाम तुम्हें अच्छे से लर्न होने चाहिए। समझ गए बात मेरी? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है तुम्हें बताना है। 3 में पहला कौन सा है? प्राथमिक जननांग। दूसरा सहायक नलिका। तीसरा बाह्य जननेंद्रिया। पहली बात करते हैं, प्राथमिक जननांग के अंदर कितने अंग के नाम याद रखने तुम्हें? एक। पहला कौन सा है? अंडाशय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवेरी। दूसरी बात करते हैं, कौन सा है अपने पास? सहायक नलिकाओं में कितने नाम याद रखने हैं? 4 में पहला कौन सा है? अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा कौन सा है? गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटेरस। तीसरा गर्भाशय ग्रीवा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्विक्स। चौथा कौन सा है? योनि या वेजाइना। और लास्ट अपने पास कौन सा है? बाह्य जननेंद्रिया, जिसमें कितने नाम याद रखते हैं तुम्हें? 4 में पहला कौन सा है? लघु बगोष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेबिया माइनोरा। दूसरा कौन सा है? वृद्ध बगोष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेबिया मेजोरा। तीसरा कौन सा है? बंग शेप, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। और चौथा कौन सा है अपने पास? योनि छद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइमन। आगे बात करते हैं इसके बाद। अब सबसे पहले अपन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। ये नहीं कि तुम डायग्राम याद रखो लेकिन भूल जाओ कि डायग्राम था किसका। तो किसका स्ट्रक्चर है ये वाला? मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसकी साइज 10 से 12 सेंटीमीटर। ये इसके भाग, स्तमस, दूसरा भाग एम्पूला, and third part is infundibulum, और ये लास्ट भाग फिम्ब्री। यहाँ से भले लिगामेंट ले जाओ, यहाँ से भी लिगामेंट निकालो। ये हो गया यूटेरस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी को अपन समझने वाले हैं। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मान लो, इमेजिनेट करो कि मान लो ये सेंटर वाला भाग हो गया पूरा का पूरा, और ये 2 नलिकाएं हो गई, एक इधर वाली नलिका हो गई और एक इधर वाली नलिका हो गई, ठीक है। अब समझना यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो भाग तुम्हें दिख रहा है, ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, ये सारे भाग गर्भाशय होते हैं। क्या होते हैं? गर्भाशय। यूटेरस का फॉर्मेशन करता है। और यूटेरस के पास ये वाला जो पूरी की पूरी तुम्हें 2 नलिकाएं दिख रही है, एक नलिका यहाँ से लेकर के ये इतनी लंबी और दूसरी नलिका यहाँ से लेकर के इतनी लंबी। तो कितनी नलिकाएं तुम्हें दिखती है? एक नलिका दिखती है कि 2 दिखती है? 2 दिखती है। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस प्रत्येक नलिका की लंबाई जो होती है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी 10 से 12 सेंटीमीटर है। और इस पूरी नलिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? स्तमस। स्तमस किससे जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से। तो पहला भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? स्तमस। दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग का नाम क्या है? एम्पुला। तुम्हें दिख रहा होगा बाकी सभी भागों में, इस भाग को देखना, इस भाग को देखना, लेकिन ये सेंटर वाला भाग क्या है? सबसे ज्यादा
फूला हुआ है, और मैंने पहले ही बोला था जो फूला हुआ भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, एम्पुला। समझ गए बात मेरी। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, जो अंतिम सिरा होता है उसे क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम। और इसी इनफंडिबुलम के लास्ट अंतिम भाग पर क्या होते हैं, अंगुली समान प्रभेद होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। समझ गए बात मेरी। तो अंडवाहिनी कितनी होगी, एक होगी कि एक जोड़ी होगी, एक जोड़ी। कितने लंबी होगी, 10 के 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने भाग होंगे इसके, 3। पहला भाग कौन सा होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा, गर्भाशय से। दूसरा भाग कौन सा होगा, चौड़ा होगा कि कम चौड़ा होगा, चौड़ा होगा। तीसरा भाग कौन सा होगा, इनफंडिबुलम के अंतिम सिरे पर क्या होंगे, अंगुली समान प्रभेद होंगे, जिसे क्या बोलेंगे, फिम्बरी। समझ गए बात यहाँ तक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग कौन सा ले लेते हैं अपन, ऊपर वाला। ऊपर वाला लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, एक ही है, जिसे क्या कहते हैं अपन, गर्भाशय। गर्भाशय को देखना, यहाँ से देखना पूरा का पूरा। नाशपति देखी हुई है क्या, और उस नाशपति को उल्टा रख दो काट करके, या अपोजिट भाग देख लो। तो जो अपोजिट भाग तुम देखते हो, उल्टा भाग, उसके जैसा का जैसा दिख रहा है कि नहीं ऊपर वाला भाग। तो यही लिखा गया है, गर्भाशय जो होता है उल्टे नाशपति के समान होते हैं, और इसके कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। पहला आवरण जो सबसे बाहर की तरफ हो रहा है, तुम्हें ये वाली लाइन देखना, केवल ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, ये केवल इतनी सिंगल लाइन, इसे क्या, इस आवरण को क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम कहा जाता है। इसके बाद ये जो लाइनें अंदर ऐसे ऐसे किया रखी है, तुम्हें दिख रही है क्या रे, और इस आवरण को क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम बोला जाता है। और सबसे अंदर जो रेड कलर से दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय के कितने आवरण होते हैं, टोटल 3 आवरण। जो सबसे बाहर की तरफ होगा उस आवरण को क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के ठीक अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। समझ गए बात मेरी। इन तीनों में जो सबसे पतला आवरण होगा वो किसका होगा, पेरीमेट्रियम का। तो सबसे पतला आवरण किसका होता है, पेरीमेट्रियम का। सबसे मोटा आवरण, जिसकी लंबाई सबसे मोटी होगी, उसे उसका नाम क्या होगा, मायोमेट्रियम। समझ गए। और जो सामान्य शेप का होगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। अब अगली बात करते हैं। तुमने देखा होगा जो आवरण सबसे मोटा होगा, 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा रहेगा, ठीक है ना, उसे रखने के लिए मोटा आवरण चाहिए होगा कि पतला आवरण चाहिए होगा, मोटा चाहिए होगा। तो तीनों में से कौन से आवरण में बच्चा 9 महीने तक सुरक्षित रहेगा, किसमें, मायोमेट्रियम में। समझ गए बात मेरी। अब बात करते हैं अपन, हरी ओके ओके बॉस, ओके। समझ गए। सबसे मोटा आवरण किसका होगा, मायोमेट्रियम का। तो जो 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा रहेगा वो कौन से आवरण, गर्भाशय में रहता है, सबको पता है गर्भ के अंदर रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ गर्भ के अंदर। लेकिन गर्भ के अंदर भी कौन से आवरण में रहता है, मायोमेट्रियम में। क्यों रहता है, क्योंकि वो सबसे मोटा होता है। और जो मोटा होगा वहां बच्चे को अगर ठोस आवरण दोगे तो बच्चे को लगेगी कि नहीं लगेगी। इसीलिए आवरण कैसा होना चाहिए, स्मूथ। मोटा भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, स्मूथ, यानी सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कठोर है कि पता चले बच्चे को लगती जाए और उसके चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए आवरण कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। समझ गए बात मेरी, आ गई बात समझ में। अब तीसरे की बात करते हैं, एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला आवरण, ये वाला आवरण। ये आवरण प्रत्येक 28 दिनों से या 30 दिनों से फीमेल में आतव चक्र के दौरान, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान जो आवरण टूटता है। तुमने देखा होगा फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है, 28 से 30 दिनों में रक्तस्राव होता है वेजाइना वाले भाग से। तो वो वेजाइना वाले भाग से जो ब्लीडिंग होती है उसका कारण क्या होता है कि ये जो गर्भाशय होती है, सबसे अंदर वाला जो आवरण दिख रहा है, जो मैंने रेड मार्कर से बना हुआ है तुम्हारे, ये आवरण क्या होगा, टूटने लगेगा। और सेल टूटेगी तो क्या होगा, खून आएगा, ब्लड आएगा, और इन्हीं के टूटने से यहाँ से फीमेल के वेजाइना वाले भाग से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ये हर 28 दिन में टूटेगी, हर 28 दिन में बनेगी, टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन सी झिल्ली में देखने को मिलेंगे, कौन से आवरण में देखने को मिलेंगे, एंडोमेट्रियम। समझ गए बात मेरी। गर्भाशय में कितने आवरण होंगे,
3। सबसे बाहर वाला आवरण कौन सा होगा? पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाला कौन सा होगा? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला कौन सा होगा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हर 28 दिन में बनेगा टूटेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें देखने को मिलेंगे? एंडोमेट्रियम में। सबसे मोटा कौन होगा? मायोमेट्रियम। तो बच्चा कौन से आवरण में रहेगा? मायोमेट्रियम में। स्मूथ होगा कि हार्ड होगा? स्मूथ होगा। और सबसे पतला कौन सा होगा? पेरीमेट्रियम। समझ गया बात? किसी को दिक्कत है क्या? अब अगली बात करते हैं। यहां पे गर्भाशय पूरा हो गया। देखो यहां पर एक छोटी सी कैनाल के जैसी या टोपी के समान संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है ना, जिसे सर्विक्स कहा जाता है। ये सर्विक्स है क्योंकि ये गर्भाशय के ऊपर छोटी सी टोपी के समान होती है, इसीलिए इसे गर्भाशय ग्रीवा नाम दिया जाता है। और इसी गर्भाशय ग्रीवा के बाद एक छोटा सा हॉल होता है, या अपन बोल सकते हैं एक पोल होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। और जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने यहाँ पर रहेगा, और ये जो 9 महीने के बाद ये पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा, तो बच्चा इधर से ही होते हुए, यहाँ से होते हुए इस पूरी सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए बाहर आएगा। देखो ये वाला भाग तो तुम्हें दिख रहा होगा चौड़ा होगा, लेकिन ये वाला भाग बहुत संकरा है। तो बच्चे को माँ के गर्भ से यहाँ से बाहर निकलते बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए इस नाल को अपन क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। क्योंकि ये वही नाल होती है जिससे बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बाहर निकलता है, इसीलिए अपन इसे बर्थ कैनाल कहते हैं, जो सर्विकल यानी सर्विक्स तथा वेजाइना से मिलकर के बनी होती है। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत है क्या? समझ गए यहाँ तक? तो अब तुम्हें बताना, एक बार इसको रिकॉल करते हैं पूरा का पूरा, और इस टॉपिक को यहाँ पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो अब बताना, तुम्हें बताना है सारा का सारा। सबसे पहले बताओ, जो अंडवाहिनी है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये संख्या में कितनी होगी रे? अंडवाहिनी कितनी होगी रे? कितनी होगी? एक जोड़ी होगी। और एक जोड़ी होगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? एक की 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। और इसके कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। पहला भाग कौन सा होगा? स्टमस। दूसरा भाग कौन सा होगा रे? कौन सा होगा? एम्पुला। और तीसरा भाग कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। पहला भाग जो है स्टमस, वो किससे जुड़ा हुआ होगा? गर्भाशय से। दूसरा भाग क्या होगा? फूला हुआ। तीसरा भाग कौन सा होगा? इनफंडिबुलम पर क्या पाए जाएंगे? अंगुली समान प्रभेद पाए जाएंगे। समझ गए बात मेरी? अगली बात किसकी की थी अपन ने? गर्भाशय की। गर्भाशय के कितने आवरण होंगे? 3। सबसे अंदर वाला आवरण? बीच वाला आवरण? मायोमेट्रियम। सबसे बाहर वाला? पेरीमेट्रियम। सबसे मोटा कौन होगा? मायोमेट्रियम। मोटा होगा तो कैसा होगा? स्मूथ होगा कि हार्ड होगा? स्मूथ होगा। बच्चा कहाँ पर रहेगा? मायोमेट्रियम में। सबसे पतला कौन सा होगा? पेरीमेट्रियम। और सबसे परिवर्तनशील, जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होंगे, वो कौन सा होगा? एंडोमेट्रियम। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है? इसके बाद सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। अगली बात करते हैं अंडाशय की। ये अंडाशय है और ये अंडाशय। तो मानव में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? एक की एक जोड़ी? एक जोड़ी। और किससे जुड़े होते हैं? देखो गर्भाशय से निकलने वाले। ये गर्भाशय है कि नहीं? ये पूरा का पूरा। इस गर्भाशय से ये बहुत सारे लिगामेंट निकल रहे हैं, स्नायु निकलते हैं, और ये स्नायु किसको जोड़े हुए रखते हैं? अंडाशय को जोड़े हुए रखते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से लिगामेंट निकले, और ये लिगामेंट किसको बांधे हुए रख रहे हैं? अंडाशय को बांधे हुए रख रहे हैं। और ये अंडाशय आगे किससे जुड़ा हुआ होता है? फिम्बरी से। ये फिम्बरी है कि नहीं है? अंडाशय से प्रत्येक महीने 28 दिन के दौरान एक एक अंडा मुक्त होता है। इस अंडे को ग्रहण करने का काम, कैच करने का काम कौन करता है? कभी क्रिकेट खेलो क्या? तो क्रिकेट में जो तुम बॉल पकड़ते हो, उसमें मुख्य रोल किसका होता है? तुम्हारी इस फिंगर का। समझोगे नहीं? अगर ये फिंगर नहीं होती, बॉल आते ही तुम उसे पकड़ नहीं पाते। ठीक है ना? तो बॉल को ऐसे पकड़ने का ये अंगुलियां बंद नहीं होती, तो कैच कभी कभी बॉल यहाँ टकरा कर वापस गिर जाती है। ये सारा खेल फिंगर का होता है। यहाँ पर भी जो अंडाशय से ओवम मुक्त होगा, जो अंडा मुक्त होगा, उस अंडे को कैच करने का काम कौन करेगा? ये अंगुली समान प्रभेद ही करेंगे, जिसे क्या कहते हैं अपन? फिम्बरी कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? तो आज अपन यहीं तक करेंगे। ये अपना यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके कुछ भाग जैसे बाह्य जननेंद्रियां, और इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक है युग्मक जनन, वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे अपन बाह्य जननेंद्रियों के साथ।